शुरुआत करेंगे 1 मिनट 1 खबर से। नए कृषि कानून के विरोध में आज किसान देश के अलग अलग राज्यों में चक्का जाम करने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी अपडेट देखिए। नए कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानों के आंदोलन का आज 73वां दिन है। आज किसानों ने इन कानूनों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में चक्का जाम करने का फैसला किया है। देश भर में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका जाएगा। चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या आम नागरिकों के साथ टकराव में शामिल ना हो। दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड में हैं। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी सिवाय उनके जहां पहले से ही किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं। 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत देते हुए चक्का जाम कार्यक्रम संपन्न होगा। किसान नेताओं ने जनता से भी अपील की है कि वो आंदोलन में अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हो। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज होने वाले चक्का जाम को लेकर कुछ ऐलान भी किए हैं, आपको दिखाते हैं। नए कृषि कानून के विरोध में जारी आंदोलन के 73वें दिन किसानों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर बोलते हुए कहा कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, वे अपना स्टैंड बाई में रहे। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं। उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। साथ ही उन्होंने इस बार ये भरोसा भी दिलाया कि चक्का जाम के दौरान किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी। शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा वो पूरे देश में। जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी बात। चक्का जाम के ऐलान को देखते हुए दिल्ली पुलिस को संसद, इंडिया गेट जैसे स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। किसानों द्वारा देश भर में चक्का जाम के ऐलान के बाद सरकार भी अपनी ओर से तैयारियां कर रही है। आज किसान देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी अपनी ओर से तैयारियां तेज कर दी हैं। किसानों के चक्का जाम के आह्वान के बाद गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा टल गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने वाले थे। वहीं इस चक्का जाम को देखते हुए गाजीपुर इलाके में आने वाले स्कूल आज बंद रहेंगे। 26 जनवरी को हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए कई स्कूल प्रशासनों ने 6 फरवरी को स्कूल बंद करने का फैसला किया है। ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। 26 जनवरी को इन्होंने बोला था कि हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इतनी हिंसा फैलाई है। इस टाइम तो खेती का इतना काम है, हम खुद गांव से हैं, हमने देखा इस टाइम गन्ने की कटाई, गेहूं बोना, इतना सब कुछ होता है। और इन लोगों ने ये ऐसे किसान हो ही नहीं सकते जो अपना काम छोड़ के इस तरह आगे यहाँ पे दंगा करें। उधर दिल्ली से सटे हरियाणा में राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवा पर लगाए बैन को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार ने अब 6 फरवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया है। 26 जनवरी हिंसा के मामले में आरोपी दीप सिद्धू की तलाश में दिल्ली पुलिस पंजाब में छापेमारी कर रही है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की तलाश तेजी से जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पंजाब में छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस को अब तक दीप सिद्धू तक पहुंचने का कोई लिंक नहीं मिल सका है। पुलिस ने दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा है। इसके बावजूद पुलिस को अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इस बीच पुलिस को जांच के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दरअसल पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला है कि दीप सिद्धू जो भी वीडियो फेसबुक पर अपलोड करता है उसे दीप सिद्धू केवल रिकॉर्ड करता है, जबकि इंटरनेट पर उसे अपलोड दीप सिद्धू का कोई दोस्त विदेश में बैठकर करता है। आशंका है कि दीप सिद्धू जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए ऐसा करता है ताकि उसकी सही लोकेशन का पता न चल सके। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी से जुड़े उपद्रवियों की 10 और तस्वीरें जारी की है। पुलिस के मुताबिक ये वो उपद्रवी हैं जिन्होंने आईटी और लाल किले के पास पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे।
बीजेपी अध्यक्ष सुबह 11 बजे सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर केंद्रीय संस्थान मालदा पहुंचेंगे। इसके बाद वो शाहपुर में 11:30 बजे कृषक सुरक्षा सहभोज में शामिल होंगे। 12:30 बजे फुआरा मोड़ से रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति तक रोड शो होगा। दोपहर 3 बजे श्री श्री गौरंग जन्मस्थान आश्रम जाएंगे। इसके बाद वो 3:30 बजे नादिया के नवद्वीप में होंगे, जहां के चातिरमठ ग्राउंड से वो परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वो कोलकाता में एक प्रेस वार्ता करेंगे। हालांकि इस रथ यात्रा को लेकर राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है। रथ यात्रा को रोकने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दी गई है, जिस पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर बीजेपी का कहना यह है कि जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी, कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर मौजूदा सरकार और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। यात्रा को मिलने वाली अनुमति को लेकर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि वो पहले भी इस तरह रोकने की कोशिश कर चुकी हैं। इस बार उन्होंने पूरी सूचना दे दी है। 1 साल पहले भी ऐसा गणतंत्र बचाओ यात्रा हमने निकाला था और टालते लाते उन्होंने समय पार कर दिया। लोकल अथॉरिटी को उन्होंने बोले, कौन है लोकल अथॉरिटी, निश्चित करना चाहिए। हमने सूचित किया है सरकार को, यात्रा निकलेगी, फिर आगे जो होगा सो होगा। वहीं रथ यात्रा के बीच कुछ अप्रिय घटना होने के सवाल पर दिलीप घोष ने कहा कि अगर सरकार चाहेगी तो झंझट होगा। हम अपने व्यवस्था से निकाल ले जाएंगे यात्रा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार अगर चाहे झंझट तो होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस परिवर्तन रथ यात्रा से टीएमसी को राज्य में सत्ता के परिवर्तन होने का डर सताने लगा है। और अब देश भर का कोरोना अपडेट। बंगाल चुनाव में इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा बेहद अहम होने का अनुमान है। यही वजह है कि ममता सरकार लगातार नेताजी के नाम पर नया ऐलान कर रही है। राज्य की टीएमसी सरकार ने कोलकाता पुलिस फोर्स में एक नई बटालियन बनाने का ऐलान किया है। इस बटालियन का नाम नेताजी बटालियन होगा। यह ऐलान सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में किया। वहीं केंद्र सरकार ने भी शुक्रवार को एक बड़ा फैसला किया है। देश भर में कई स्कूलों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल रखने का निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 383 रिहायशी स्कूलों को और 680 हॉस्टलों का नाम बदला जाएगा। सभी विद्यालय शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया है। वहीं 18 महीने बाद पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। अठारह महीनों के लंबे इंतजार के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा दोबारा बहाल कर दी गई है। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता ने ट्वीट कर दी। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया था, जिसके बाद से ही घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि बाद में ये सेवा शुरू की गई थी, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2G इंटरनेट ही घाटी में चल रहा था। जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर खुशी जताई। उमर ने लिखा, 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर को 4G मोबाइल डाटा मिला। देर आए दुरुस्त आए। 551 दिन का प्रतिबंध यह अंतिम गणना है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। ये खुशाइन बात है, खुशाइन कदम है। मैं आपकी चैनल की वसादत से हुकूमत जम्मू और कश्मीर और हुकूमत हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं। और अब आपको बताते हैं कोरोना अपडेट क्या है देश की। देश में कोरोना के मामले 1 करोड़ 8 लाख की संख्या को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 12,408 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 120 मरीजों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 15,853 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1 करोड़ 8 लाख 2,591 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1 करोड़ 4 लाख 96,308 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,51,460 हो गई है।
जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,54,823 मौतें हुई हैं। देश का रिकवरी रेट 97.16% है, जबकि मृत्यु दर 1.43% हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले 6,36,000 के करीब पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन कुल मामलों की गिनती 6,36,000 के करीब पहुंच रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 154 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 140 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,35,793 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,23,714 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,206 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,873 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 98.1% है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.71% है। देश में चल रहे वैक्सीनेशन की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा की है। देश में जारी वैक्सीनेशन प्रक्रिया की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा की है, जिसके मुताबिक अब तक देश में करीब 50 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में इसकी पूरी जानकारी दी। देश में अब तक 49,59,445 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में कुल 11,184 सत्रों में 5,09,893 लोगों को वैक्सीन दी गई है और अब तक टीकाकरण के कुल 95,801 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। अब तक 22 देशों ने भारत से कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की गुजारिश की है। इनमें से 15 देशों को वैक्सीन की खेप भेजी जा चुकी है। आम बजट में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर इस रकम को बढ़ाया भी जा सकता है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक 13 फरवरी को दी जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने ठंड को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में पहाड़ों पर और बर्फबारी होने की आशंका जताई है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में 4 दिन तक तापमान बेहद कम रहने की आशंका है। विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है। मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज कुछ इलाकों में गरज के साथ ओलावृष्टि, बिजली गिरने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होगी। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और आसपास मौसम खराब रहने की आशंका है। अगले 3-4 दिनों तक उत्तर भारत में घना कोहरा भी छाया रह सकता है और ये कोहरा उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में भी देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी सुबह के वक्त अगले 3 दिनों तक कोहरा छाए रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी के बाद वहां का मौसम अचानक से बदल गया। उत्तराखंड के मसूरी में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और रात से वहां भी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके बाद सड़कों पर लोग बर्फबारी का मजा लेने लगे। पहाड़ों पर पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। टिहरी में भी मौसम ने करवट बदली। ऊंचाई वाले इलाकों में कल से ही बर्फबारी जारी है। टिहरी के धनौल्टी, कानाताल और प्रतापनगर में बर्फ की इस वजह से यहाँ मौसम ठंडा हो गया। स्थानीय लोगों ने ठंड से बचने के उपाय निकालने भी शुरू कर दिए हैं। फरवरी की शुरुआत में कम हुई ठंड के बाद लोगों ने सोचा कि उन्हें गर्म कपड़ों से निजात मिल गई, तीखी चुभने वाली ठंड से राहत मिल गई। लेकिन अब घरों में फिर से हीटर निकल गए हैं। लोगों ने घरों के बाहर अलाव जलाने शुरू कर दिए हैं। इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा फायदा सेब की खेती करने वाले किसानों को होने वाला है। ताजा बर्फबारी के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद सड़क से लेकर गाड़ियों तक बर्फ की मोटी परत जम गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है,
शिमला पिछले 24 घंटे से हो रही बर्फबारी के कारण बर्फ से ढकी हुई है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और मोटी मोटी बर्फ की परतें ही नजर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शिमला में किस कदर बर्फबारी हो रही है। घर के बाहर खड़ी इस कार को देखिए। बर्फबारी में यह कार बर्फ से ढक गई, जिसे देखकर लगता है कि यह बर्फ की कोई छोटी पहाड़ी है। बर्फबारी की वजह से घरों की छतों पर और सड़कों पर करीब 2-2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। शिमला में हो रही बर्फबारी ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बर्फबारी को देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे। सैलानी इस बर्फबारी का जमकर आनंद उठा रहे हैं। हिमाचल के शिमला में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब वहां रास्तों से बर्फ हटाने का काम जोरों पर है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में पर्यटकों के लिए तो यह नजारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहां रह रहे लोगों के लिए यह बर्फबारी बेहद मुश्किल भरी साबित हो रही है। बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे सामान्य सेवाएं बाधित हो रही है। हालांकि इस बर्फबारी का असर शिमला के विश्व प्रसिद्ध कालका शिमला ट्रेन पर भी हो रहा है, जिसका संचालन पर्यटकों के लिए तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन पटरी पर जमी बर्फ हटाने में रेल प्रशासन को काफी मुश्किल हुई। हाल ही में रेलवे ने इस ट्रेन के लिए विजडम मॉडल के डिब्बे मुहैया कराए हैं, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। वहीं कश्मीर में भी गुलमर्ग में बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लोगों को आफत की बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को पानी की किल्लत हो गई है। ठंड के कारण पाइपलाइंस जम गई हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी का इंतजाम कुछ इस तरह से करना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए ये रोड की हालत है, अभी तक कोई नहीं आया है बर्फ उठाने के लिए। हम पूरे मुश्किलात में हैं सर। मुश्किलात में है, ना बर्फ हटाया गया है, ना कुछ, रोड्स बंद है, पानी भी नहीं है। टंगमर्ग में कोई इंतजाम नहीं है यहाँ। यही नहीं, बर्फबारी के कारण यहाँ की बिजली भी कई दिनों से ठप पड़ी हुई है। स्थानीय लोग भी इस बात को लेकर काफी नाराज थे कि प्रशासन की ओर से अब तक उनके पास कोई मदद नहीं पहुंची है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कश्मीर घाटी और बॉलीवुड का दशकों पुराना नाता अब नए सिरे से जुड़ने जा रहा है। कश्मीर घाटी और बॉलीवुड का दशकों पुराना नाता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आतंकवाद के कारण इसका नाता टूट गया था, जो 3 दशक के बाद फिर से शुरू हो गया है। और एक बार फिर से कश्मीर में एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। प्रोड्यूसर्स का मानना है कि कश्मीर यूरोप और स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। सरकार भी पर्यटन और फिल्म को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। कुछ दिनों पहले प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी कश्मीर का दौरा किया था। कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद से काफी बदलाव हुआ है। 80 के दशक में कश्मीर का जो बॉलीवुड से नाता टूट गया था, वो एक बार फिर से जुड़ रहा है। बेंगलुरु में एयर शो के दौरान वायु वीरों ने अपना दम दिखाया, जिसकी तस्वीरें हम आपको 1 मिनट में दिखाएंगे। बेंगलुरु में एयर शो के दौरान वायुवीरों ने अपना दम दिखाया। सूर्य किरण और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने हवा में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सबसे पहले सूर्य किरण ने आसमान को छूने की उड़ान भरी। आतंकवाद रोधी अभियान में सूर्य किरण का इस्तेमाल किया जाता है। हवा में उड़ते इस हेलीकॉप्टर को देखिए, ये भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 287 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 580 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है।
और 21,300 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के अलावा रॉकेट से भी लैस होता है और 20 मिलीमीटर की मशीन गन से जमीन पर गोलियों की बौछार कर सकता है। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए भारतीय वायुसेना को ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है जो हल्के भी हों और घातक भी। ऐसे में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.